नमस्कार। राजस्थान के प्रतियोगी छात्रों की मैं अगर बात करूं तो उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और तथ्यात्मक जो जानकारी वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। दोस्तों, इससे कोई भी भला नहीं होना है। आजकल के जो पेपर है पिछले 5 सालों के आप देख लीजिए, भाई सवाल पूछा जा रहा है। जैसे आपने मान लो कहीं पढ़ लिया कि वैण सगाई क्या है, आपने याद कर लिया वैण सगाई क्या है, ठीक है। आपने कहीं से पढ़ लिया कि साहब जागती ज्योति पत्रिका जो है उसका प्रकाशन यहाँ से किया जाता है। तो वो फैक्ट जो आपने पढ़ा है ना, वो फैक्ट जब तक इंटरलिंक नहीं होगा, चीज़ें याद नहीं रहेगी। मेरा ये कहना है, आप किसी भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप देखो राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ रहे हैं सपोज करो, ठीक है। तो दिमाग में रखो, देखो सवाल कैसे बनते हैं, आप पहले सोचो। एग्जाम के हिसाब से नहीं दे रहे हो आप ये सोचो कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रमाण का है, राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, बात यहाँ पे होगी। फिर राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति हुई, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई किस काल से मानी जाती है, यहाँ आपने तैयार कर लिया। फिर राजस्थानी भाषा है उसका प्राचीन काल कौन सा है, मध्य काल कौन सा है, आधुनिक काल कौन सा है, ये आपने तैयार कर लिया। फिर आप सोचो राजस्थानी जो भाषा और जो साहित्य है उसको किन लोगों ने लिखा, जैन साहित्य का क्या योगदान है, ब्राह्मण साहित्य कैसे लिखा गया, किसने लिखा, चारण साहित्य जो डिंगल साहित्य है वो किसने लिखा, संतों का साहित्य जो पिंगल साहित्य वो किसने लिखा। तो आपकी मोटा मोटी चीज समझ में आ गई भाई, चारण साहित्य ये है, डिंगल से ओतप्रोत है, वीर रस से युक्त है, पिंगल जो है वो संतों का साहित्य है, ब्रज मिश्रित प्रभाव है, आपने ये लिख दिया, आपने याद कर लिया। फिर आपने संत साहित्य याद किया, तो संत साहित्य किसने लिखा भाई, संत साहित्य जैसे मान लो कोई मीराबाई ने लिखा, सैजोबाई ने लिखा, दयाबाई ने लिखा, या रामसनी संप्रदाय के किसी है ना महापुरुष ने लिखा, तो ये आपके समझ में आ गए, संतों का साहित्य हो गया, ठीक है, हो गया। फिर आप सोचो कि राजस्थान के अंदर जो साहित्य की जो विधाएं हैं वो विधाएं कौन कौन सी है, तो क्या साहब रासो है, तो रासो प्रमुख कौन कौन से ये है, ख्यात है तो ख्यात कौन कौन से है, वचनिका है तो वचनिका कौन कौन से लिखी गई है, ठीक है। ख्यात हो गई, रासो हो गई, वचनिका हो गई, द्वावेत हो गई। तो आप इस तरीके से आपने पूरा समझ लिया, ठीक। फिर आपने समझा कि जो राजस्थानी साहित्य है ना उसके वर्तमान में प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से, 8-9 प्रमुख साहित्यकार भाई, जिसको बिरला फाउंडेशन मिला हो, जिसको केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हो, या साहित्य अकादमी से इस वर्ष से जो सम्मानित है, तो वो महत्वपूर्ण 8-10 साहित्यकार हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ साहित्यकार हैं जो सदाबहार है ना, जैसे विजयदान जी देथा, कन्हैयालाल जी सेठ, या ये राजस्थान रत्न से भी सम्मानित है। 4-5 व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपने ये भी तैयार कर लिया। इसके अलावा आप देखो राजस्थान के जो साहित्यकार है उसमें ऐसे कौन से साहित्यकार है जो क्षेत्र की सीमाओं से हटते हुए जो पूरा राजस्थान जिन्हें जानता है, जिनके योगदान को है, तो उन लोगों को आप देखिए 8-10 लोग निश्चित रूप से वो मिल जाएंगे। फिर आप देखो राजस्थान साहित्य के अंदर राजा महाराजाओं के समय में कौन कौन से जो प्रमुख कवि हुए हैं, है ना, 5-7 वो आने चाहिए। तो आपने देख लिया कि साहब बांकेदास जी जोधपुर दरबार में थे, दयाल दास जी बीकानेर के दरबार के अंदर थे, सूर्यमल मिश्रण जी हाड़ौती वहाँ के थे। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि जो राजस्थानी जो भाषा है ना उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करने, तो एकेडमी आपने याद कर ली कि साहब कौन से, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि राजस्थानी भाषा और साहित्य के अंदर अगर बात करें तो भाषाएं कौन कौन सी है, तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती कहाँ बोली जाती है, ढोंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, इनकी उपभाषाएं कौन सी है, ठीक। तो इस तरीके से अब आपने पूरा का पूरा तैयार कर लिया। अब कोई भी सवाल पूछे टीचर, वो उसकी मर्जी है, आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। तो आपने जब पढ़ा फर्स्ट टाइम इस तरीके से पढ़ा, फिर धीरे धीरे और जो चीज़ें मिलती गई और आप पढ़ते गए और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। लेकिन आप ये सोच रहे हो घड़ों को फैक्ट से, आज एक फैक्ट पढ़ लिया, परसों फैक्ट पढ़ लिया, एक चित्रकला का पढ़ लिया, एक संगीत कला का पढ़ लिया, एक साहित्य का पढ़ लिया, एक अर्थव्यवस्था का पढ़ लिया, ये जो फैक्ट है ये फैक्ट नहीं है। सीधे फैक्ट पढ़ना खिलवाड़ है। फैक्ट तब पढ़ो जब सारी की सारी चीज़ें आपको आ रही है। इसलिए जो भी पढ़ो टेक्स्ट बुक से पढ़ो, इस तरह पुस्तक पढ़ो और उसको इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रुचि के साथ में पढ़ो। जैसे मान लो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन एक छोटा सा चैप्टर है, तो भाई सहकारिता की शुरुआत किस देश में हुई, ओके साहब, सहकारिता का अर्थ क्या है, ये ऐसा, सहकारिता के झंडे के बारे में जान लिया, भारत में सहकारिता की शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान में सहकारिता के सिद्धांत क्या है, सहकारिता का वर्तमान जो कानून है वो कब आया, सबसे पुराना जो कानून है वो कब आया। इसके अलावा सहकारिता के प्रमुख इंस्टीट्यूट कौन कौन से, कि साहब ये कोऑपरेटिव के प्रमुख इंस्टीट्यूट है। सहकारिता विभाग के द्वारा किसानों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, डेयरी के अंदर डेयरी के अंदर क्या हो रहा है, कृषि के अंदर क्या हो रहा है, आवासन के अंदर डेयरी क्या कर रही है, डेयरी की उपलब्धियां क्या है, डेयरी
कि प्रमुख जो प्रमुख डेयरियां हैं, जैसे गंगमूल कहाँ है, वरमूल कहाँ है, उर्मूल कहाँ है, सबसे पुरानी जो डेयरी है पद्मा डेयरी वो कहाँ पे, तो ये पूरा पढ़ लिया है ना। और सहकारिता के साथ में प्रॉब्लम क्या, अब आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, शिक्षक की जो मर्जी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे सारी चीजें मैंने पढ़ रखी है। तो इस तरीके से पढ़ो, भले ही एक चैप्टर पढ़ो रोज के। दोस्तों आप इतने हड़बड़ाहट के अंदर क्यों रहते हैं, है ना। राजस्थान जीके के अंदर मान लो 60 चैप्टर होते हैं, रोज के 2 चैप्टर करोगे तो 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान जी के तैयार हो जाएगा। भारत के संविधान के अंदर 40 चैप्टर बनते हैं, मान लो रोज एक चैप्टर करोगे तैयार हो जाएगा। भूगोल के अंदर 25-30 चैप्टर बनते हैं, भारत के भूगोल के अंदर अधिकतम, रोज एक चैप्टर। तो धीरे धीरे हड़बड़ाहट नहीं है, तथ्य ना पढ़े, थ्योरी को पढ़े और ध्यान से समझे।